नमस्कार। आज अपनी कहानियों में से मैं एक सच्ची घटना आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जिसे मैंने कहानी का ही रूप दिया है। और जितनी शिद्दत से मैंने इसे लिखा है और आपको सुना रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि उतनी ही शिद्दत से आप इसे सुनेंगे भी। तो कहानी चूँकि लंबी है, इसलिए मैं इसे देख कर पढ़ पाऊँगी। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी तकनीकी जाल। स्त्री, महिला, नारी या लड़की, जो भी कहें, बहुत ही संवेदनशील और भावुक होती है, ये तो आप सब जानते हैं। और शायद इसीलिए इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ सबको बहुत आसान लगता है। मेरी एक स्टूडेंट सपना, जो कॉलेज पास करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी, उसका कॉल आया, मैडम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कभी भी आ जाओ। उसने कहा कभी भी नहीं, मैं आज अभी आपसे मिलना चाहती हूँ। जब मैंने उसे घर पर बुलाया तो वो आते साथ ही मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। सपना मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट थी। एक टीचर होने के नाते हमारे जीवन में कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनसे हमारा बहुत अधिक लगाव हो जाता है, और वो भी पढ़ाई छूटने के बाद भी हमसे जुड़े रहते हैं। उन्हीं में से एक थी सपना, पढ़ाई लिखाई, खेल में होशियार, दिखने में सुंदर। थोड़ी देर बाद ही सपना जैसे तैसे चुप हुई, और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, मुझे बात बताओ। तब उसने कहा कि कुछ दिन पहले फ़ेसबुक पर एक विदेशी लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसका नाम और उसका व्यक्तित्व भारतीय था। नाम था कृष्णम। मैसेज के दौरान ही मेरी उससे बात शुरू हुई। 4 दिन में ही कई बार बात हुई। उसके मैसेज से लगता था कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा, संवेदनशील और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सपना बोली कि एक दिन मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करनी चाहिए, तो उसमें केवल 1 हफ्ते पहले की ही फ़ोटोग्राफ और डिटेल थे, और किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। मन में कुछ डाउट हुआ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने यानी सपना ने उससे पूछा कि तुम क्या अभी अभी फ़ेसबुक से जुड़े हुए हो? कहने पर वो नाराज़ हो गया और बोला तुम मुझ पर शक कर रही हो और मुझ पर नज़र रख रही हो। फिर उसने बताया कि मैं रहता ज़रूर इंग्लैंड में हूँ, एजुकेशन भी वहीं की है, जॉब भी वहीं की है, लेकिन मैं इंडियन हूँ। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं, और उसने जगह का नाम भी बताया, द्वारिका में। सपना बोली मैंने सोचा कि वो ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उससे पूछताछ नहीं की। अब यहाँ पर वो बोली कि मैं आपको बता दूं कि हम दोनों की फ़ोन में कभी भी बात नहीं हुई, केवल मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था, और वो भी इंग्लिश में, क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी। इतना सुनकर मैंने आश्चर्य से सपना की ओर देखा। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। मैंने कहा अच्छा, आगे बताओ। तो वो बोली कि केवल 4-5 दिन बाद ही उसने मुझसे कहा कि मेरा प्रमोशन हो रहा है और मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, तुम मुझे अपना एड्रेस दो। जब मैंने मना किया तो उसने कहा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सपना ने कहा मैं अपनी फ्रेंड का एड्रेस दे देती हूँ, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा ही एड्रेस चाहिए। ये ज़रूर उसने पूछा कि तुमने किसी को बताया तो नहीं है मेरे बारे में? तो सपना ने कहा कि ना बताने जैसी क्या बात है, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक किसी से चर्चा नहीं की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि के चलते सपना ने उसे अपना एड्रेस दे दिया। लगा कि गिफ्ट अगर कोई भेज रहा है तो गिफ्ट लेने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उस गिफ्ट के पीछे एक लंबी कहानी हो गई। 2 दिन तक तो सामान्य बात होती रही। तीसरे दिन सुबह सुबह 9 बजे उसका फ़ोन आया कि इंडिया में अभी क्या टाइम हुआ है। जब उसने बताया कि 9 बजे हैं, तब वो बोला कि थोड़ी देर बाद मुंबई से किसी एजेंट का फ़ोन आएगा, क्योंकि जो पैकेज मैंने भेजा है, पार्सल मैंने भेजा है, वो मुंबई में कहीं अटक गया है, और उसको छुड़ाने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और वो ये भी बोला कि असल में मैं जब ये पार्सल भेज रहा था तब मुझे नहीं पता था कि इसे छुड़वाने में कितने पैसे लगेंगे, इसलिए मैंने उस पार्सल के अंदर ही काफ़ी सारे पैसे रख दिए हैं। इतना सुनकर सपना बोली कि मुझे कुछ दाल में काला नज़र आया, लेकिन कुछ और मैं समझती
तब तक एजेंट का फ़ोन आ गया और एजेंट ने कहा कि आपके नाम का पार्सल पड़ा हुआ है, मैं आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूँ जिसमें आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो सपना ने कहा, मैंने पूछा कि कितने पैसे देना पड़ेंगे? उसने कहा 70,000, 70,000। इतना सुनकर सपना हक्का बक्का रह गई। बोली कि मुझे लगा ऐसी कौन सी गिफ्ट है जिसको छुड़वाने के लिए 70,000 मांगे जा रहे हैं। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि उसका तुरंत मैसेज आया और उसमें उसने पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जब सपना ने मना किया कि 70,000 बहुत बड़ी रकम होती है, तो उसने कहा तुम तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हो, तो तुम्हारे लिए 70,000 क्या बड़ी चीज़ है। और अगर वो पार्सल नहीं छुड़वाया तो मेरे सारे पैसे उसमें चले जाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और किसी भी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सपना ने उसे टालते हुए कहा कि अच्छा रुको, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे बाद फिर उसका मैसेज आया। सपना ने कहा नहीं, मुझसे इंतज़ाम नहीं हो पाया है और मैं अब ये नहीं छुड़वा सकती, आपको पैसे नहीं दे सकती, पार्सल नहीं छुड़वा सकती। तब वो एकदम से बोला कि तुमने मेरा इतना नुकसान कराया है, मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा हूँ। अब चूँकि एड्रेस तो उसके पास था तो वो इस तरह से धमका भी सकता था। ये बताते बताते सपना फिर फूट फूट कर रोने लगी। बोली मैंने किस मुसीबत में ख़ुद को फंसा लिया। मैंने उसे चुप कराते हुए बोला, अच्छा पहले तो ये विश्वास रखो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही तुम करो। व्हाट्सएप कॉल पे उसकी जो आवाज़ आ रही थी उसको देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये वही लड़का है, सेम आवाज़ है। अब जब मैसेज के बाद भी कोई प्रतिक्रिया सपना की तरफ से कृष्णम को नहीं मिली, तब वो बार बार उसको फ़ोन करने लगा और फ़ोन करके वो डराने धमकाने लगा, लेकिन हर बार आवाज़ किसी और तरह की होती थी। मैंने सपना को हिम्मत दिलाई और वहाँ से उसको फ़ोन करने के लिए कहा कि तुम उसको फ़ोन करो और उसको बताओ कि तुम क्या मुझे धमका रहे हो। मैंने तुम्हारे सारे स्क्रीनशॉट, तुम्हारे सारे मैसेज अभी अपने पास के पुलिस स्टेशन में दे दिए हैं। अगर अब तुम बचना चाहते हो तो मुझे दोबारा कॉल नहीं करना, मुझे मैसेज नहीं करना। सपना ने जब इतनी सारी कार्यवाही पूरी की, उसके थोड़ी देर बाद ही उसने जब फेसबुक प्रोफाइल खोली तो वो डिलीट थी, वहाँ पर उसका कोई अता पता नहीं था। जब उसको फ़ोन किया तो नंबर भी उसने ब्लॉक कर दिया था। अब ये थोड़ी सी जो हिम्मत सपना ने दिखाई, उसके चलते हुआ ये कि वो शख्स जो एकदम करीब आ रहा था वो दूर हो गया। ऐसी छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं जिनसे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऐसे समय में किसी एक का मार्गदर्शन बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। सपना की जब ये समस्या हल हुई तो उसने मुझे गले से लगा लिया और मुझसे बहुत माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि सच में मेरी जैसी काम करने वालियों को या मेरे जैसी एज की लड़कियों को इन सब लोगों से बचना भी चाहिए। उसे चुप कराते हुए मैंने सोचा मैंने एक टीचर होने के साथ साथ एक अभिभावक होने का भी दायित्व निभा दिया। ये थी मेरी कहानी और ये सत्य घटना पर ही आधारित है और इसके साथ ही, इसे सुनने के साथ ही जितने लोग सतर्क हो सकते हैं वो ज़रूर सतर्क हो जाएं, क्योंकि दोस्ती जो होती है वो हमेशा जान पहचान में होना चाहिए, जिनको आप जानते हो। विदेशों से या विदेश वालों से दोस्ती करने में कोई भी तुक नहीं है। दोस्ती के लिए इसलिए कहा जाता है, दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपने दोस्त बनाइए। धन्यवाद।